हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेम के पेपर फर्स्ट एनिमल बिहेवियर एंड न्यूरोफिजियोलॉजी का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट ईथोलॉजी एज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे जो कि हेल्पफुल होंगे आपकी एग्जाम्स एंड सीसीई लिखने के लिए। सो ऑल द बेस्ट। आइए हमारा पहला क्वेश्चन हम समझते हैं जो कि है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ईथोलॉजी एज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो हमसे ये पूछा गया है कि ईथोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच कैसे है। Okay, so let's see the answer. The branch of biology that deals with the systematic study of animal behavior, यानी एनिमल्स का जो बिहेवियर होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर होता है उसकी एक प्रॉपर स्टडी को हम बोलते हैं ईथोलॉजी। ईथोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, ईथोस मीनिंग हैबिट एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। इससे हमारा मतलब है कि ईथोस और लोगोस दो ग्रीक वर्ड्स से जिनका मतलब होता है हैबिट एंड स्टडी रिस्पेक्टिवली। ईथोस मतलब हैबिट, लोगोस मतलब स्टडी, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की हैबिट की स्टडी को हम बोलते हैं ईथोलॉजी। ठीक है। दिस फील्ड ऑफ बायोलॉजी इज न्यू एंड हैज़ मेड मोस्ट नोटेबल एडवांसेस ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड। इससे ये मतलब है कि बायोलॉजी की ये अभी रिसेंट ब्रांचेज में से एक है और इसने काफ़ी सारी डेवलपमेंट लेके आ गई है पिछले 10 सालों में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्टिमुलस एंड बिहेवियर। स्टिमुलस एंड बिहेवियर से हम क्या समझते हैं? द चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन विच फोर्सेज द लिविंग एनिमल्स टू रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। देखिए, बेसिकली इस चीज़ को सिंपल वे में अगर हम समझें तो स्टिमुलस से मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जिन चीज़ों को रिस्पॉन्स करता है, जैसे कि हो गई लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गई, वाटर हो गया, एयर हो गया, एक्सेट्रा, हीट हो गई, इन सब को एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है उस चीज़ को बोला जाता है स्टिमुलस। नेक्स्ट, in varying degrees, all animals respond to stimuli, but responses to stimulus is not covered by the term behavior. Indeed, the term behavior is defined in various ways by different ethologists. अच्छा, तो अब यहाँ पर हर एक रिस्पॉन्स को हम स्टिमुलस नहीं बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम अभी आगे देखेंगे कि क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ से अब हमें पता चलता है कि एक स्टिमुलस एक्चुअली में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट इज स्लीपिंग बट दिस इज नॉट अ बिहेवियर। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें कि एक बिल्ली सो रही है तो ये उसका बिहेवियर नहीं है। हाउएवर, इफ अ बर्ड चर्प्स एंड इन रिस्पॉन्स द कैट वेक्स अप, दिस इज बिहेवियर। पर अगर उसके आसपास कोई चिड़िया है जो कि चहचा रही है तो बिल्ली की नींद खुल जाती है, तो ये क्या हो गया? उसका बिहेवियर हो गया कि उसने आवाज़ को, साउंड को रिस्पॉन्स किया है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ द कैट। नेक्स्ट पॉइंट, द हंग्री डॉग turns the hungry dog turns to the food is said to be behavior, but digestion of food is not behavior. ठीक है। अब अगर एक कुत्ता जो है वो भूखा है तो ये चीज़ उसके लिए क्या हो जाएगी? बिहेवियर हो जाएगी कि वो खाने के लिए जा रहा है, खाने को रिस्पॉन्ड कर रहा है। बट उसके अंदर जब उसने खाना खा लिया है तो उसके अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होगी वो उसका बिहेवियर नहीं है, वो उसका बिहेवियर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, So we can conclude from the above example that response of a cell or an organ or an organ system is not behavior. Usually behavior involves the whole individual and it is directed towards the external environment of the whole individual. इससे मतलब है कि बिहेवियर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक सेल या ऑर्गन सिस्टम का नहीं देखते हैं, हम उस पूरे ऑर्गेनिज्म का देखते हैं। ब्रांचेस ऑफ ईथोलॉजीज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो इसमें जो पहला ब्रांच है ईथोलॉजी का वो है बिहेवियरल फिजियोलॉजी या ईथोफिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड ईथोफिजियोलॉजी। ऑर्गेनिज्म की कैसी बनावट है, उसकी फिजिक कैसी है, इस बेसिस पर ये पूरी जो ब्रांच है वो डिपेंड करती है। इसके दो इम्पॉर्टेंट सब ब्रांचेज हैं जो कि है न्यूरोथोरोलॉजी और ईथो एंडोक्राइनोलॉजी। ये दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं। न्यूरोथोलॉजी डील्स विद सेंसरी प्रोसेस एंड सीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इनिशिएट्स एंड कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर बिहेवियर। किसी भी एक बिहेवियर के लिए जो एक ऑर्गेनिज्म की स्पेशलिटी है वो ये ब्रांच स्टडी करती है। नेक्स्ट है ईथो एंडोक्राइनोलॉजी, डील्स विद रिलेशन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड बिहेवियर, कि कैसे किसी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर जो है वो हॉर्मोन्स के थ्रू रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच हमारी आ जाती है ईथोजेनेटिक्स। इट इन्वेस्टिगेट्स द जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कि वो बिहेवियर किन जीन्स के कारण आ रहा है उस स्टडी को हम बोल देते हैं ईथोजेनेटिक्स। थर्ड पॉइंट, बिहेवियर एम्ब्रायोलॉजी। इट इज़ कंसर्न विथ द प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल पैटर्न, यानी कि ऑर्गेनिज्म जब उसकी एम्ब्रियो स्टेज में है उस वक्त उसके अंदर जिस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उसके लिए ये स्टडी या ये ब्रांच जो है रिस्पॉन्सिबल है।
ओके हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है फाइलोजेनी एंड ऑन्टोजेनी ऑफ बिहेवियर. द फाइलोजेनी ऑफ बिहेवियर ट्रेसेस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑन्टोजेनी ऑफ बिहेवियरल स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर इन एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, फाइलोजेनी से हमारा मतलब है कि पुराने जो ऑर्गेनिज्म थे या अब जो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहे हैं उनका जो एंशियंट बिहेवियर था, जो पूरी हिस्ट्री थी उनकी, वो किस तरह की थी, ये हम पढ़ते हैं फाइलोजेनेटिक बिहेवियर के तहत. और नेक्स्ट है ऑन्टोजेनी, जो कि उस बिहेवियर की डेवलपमेंट के बारे में पूरी स्टडी करता है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है सोशियोबायोलॉजी. इट एग्जामिन्स द बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल बिहेवियर, कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सोशल चेंजेस आए हैं जिसके कारण कि उसकी डेवलपमेंट हुई है. ये हम पढ़ते हैं सोशियोबायोलॉजी के तहत. ओके, नेक्स्ट इज ecoethology. This deals with the study of relationship between the behavior of species and other living organisms and non-living components of environment. अच्छा, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के और उसके आसपास के जितने भी ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल हो गया एयर, वाटर, सॉइल, इसके साथ उसने किस तरीके से इंटरेक्ट किया है, इस पूरी स्टडी को हम पढ़ते हैं इकोइथोलॉजी के अंदर. ठीक है, अब लास्ट आता है हमारा ह्यूमन इथोलॉजी. एज द नेम सेज, ह्यूमन इथोलॉजी से हमारा मतलब है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विथ इथोलॉजिकल मेथड, यानी कि इथोलॉजिकल मेथड की मदद से ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर के बारे में जानना. ये हम पढ़ते हैं पूरा कंप्लीट हमारा सब्जेक्ट ह्यूमन इथोलॉजी के अंदर. ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. अब किस तरह की हिस्ट्री रही है इथोलॉजी की, किसने सबसे पहले स्टडी करी थी इस बारे में, ये हम इन 3 पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे. तो पहला पॉइंट हमारा कहता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर हैज़ इट्स ओरिजिन इन द वर्क ऑफ गिलबर्ट व्हाइट एंड चार्ल्स लेरॉय. ठीक है, तो ये जो 2 साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले एनिमल बिहेवियर या इथोलॉजी के बारे में स्टडी करी थी. इसके बाद में फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी वाज लेड डाउन बाय चार्ल्स डार्विन इन द ईयर 1859 थ्रू अ बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. मतलब चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इस बारे में काफ़ी अच्छे से मेंशन कर रखा है. ओके, लास्ट पॉइंट, सम अदर बायोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन दिस वर जॉर्ज रोमेन्स, कॉनवे लॉयड एक्सेट्रा. देयर वर मैनी अदर साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में पढ़ाई करी थी और जिन्हें कई सारे प्राइजेस मिल चुके हैं इसकी स्टडी के लिए. तो वो कुछ एग्जाम्पल्स, उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैंने थर्ड पॉइंट में मेंशन कर दिए. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्कोप ऑफ इथोलॉजी, यानी कि इथोलॉजी में अब हमें क्यों इथोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत पड़ी और उसका यूज़ हम हमारी डेली लाइफ में कैसे कर रहे हैं. तो पहला पॉइंट जो है वो है फॉर प्रॉपर केयर एंड गेट बेस्ट सर्विसेज फ्रॉम एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के अच्छे केयर के लिए और उनका बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ लाइक फिशरी, डेयरी, पोल्ट्री, पर्ल कल्चर एक्सेट्रा. अच्छा, अब इन सब डेयरीज़ में, फिशरीज़ में, पोल्ट्री में एनिमल बिहेवियर पढ़ेंगे तभी हम उनसे जो सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल फिशेस हम ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, काउस से मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे हो सकता है, प्रोटीनीशियस मिल्क कैसे हो सकता है एंड सो ऑन. ये सब हम तभी पता कर सकते हैं जब अब उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे. सेकंड लास्ट, फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट एंड रोडेंट्स. अच्छा, अब क्या होता है फील्ड्स में जो छोटे छोटे जानवर रहते हैं वो कई बार क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं. तो इस नुकसान से बचने के लिए यदि हम उनके बिहेवियर को पढ़ेंगे तभी हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं ताकि कि हम हमारी क्रॉप्स को बचा सकें. एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट, डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज इन पेट एनिमल्स. हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल काऊ, डॉग्स, कैट्स, इनके अंदर जो बीमारियां होती है उसके बारे में पढ़ने के लिए. सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से और इन नोट्स ने आपकी हेल्प भी की होगी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.